Hello. When the whole world was supposed to celebrate the May Day, the Workers' Festival worldwide, now you are facing this coronavirus and the successive attack on the working people in our country, in our state, and throughout the world. And in that case, particularly important for today's discussion is the workers who were compelled to migrate internally from one part to another part, those who are now popularly called as migrant laborers or workers, their plights. When coronavirus attacked the entire humanity, we required to fight it collectively. But what we are seeing is those who are the passport holders who brought this disease, but the effect is now being on those people who are not even having their ration cards. They're not getting rations. A recent survey has shown that 96% of these migrant workers, they have not received rations from the PDS. Many of them, they do not have ration cards. And those who are having, they are having in their native places. So this is the plight. And when all of a sudden lockdown was announced, that was without preparation. We have already talked about this and much written on this. Even now, government is not taking care of those people, and that is the responsibility. If we see in Constitution, we have this specific list for union government, for state government, and the concurrent list. So in the union list, in the 7th schedule, if you see the entry number 81 is talking about migration and quarantine. And those two things are very important now. So when migrant workers, all of a sudden, they were laid off because the great leader announced over television speech that रात के 12 बजे से सब काम काज बंद हो जाएगा. जब काम काज बंद हो जाएगा तो जो काम काज चौपट होने से जिंदगी चौपट होने वाला है. He never thought of them. हमारे प्रधानमंत्री बैल्कनी से बाहर जो भारत बसता है उसको नहीं देखे, चाहे हमारे गांव, चाहे हमारे झोपड़पट्टी, चाहे हमारे मजदूरों की बस्ती, चाहे हमारे खेतियार मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, be it the hawkers, rickshaw pullers, taxi drivers, daily wage earners, चाहे वो ईंट भट्टे में काम करें, चाहे वो घर में काम करें, उन जिनके पास घर नहीं है उनको आप ये कह रहे हो कि घर में रहो, स्टे होम, बी सेफ. मध्यम वर्ग के लोग, अमीर, बंगला वाले लोग, घर वाले लोग, मकान वाले, कितने लोग हमारे देश में हैं जिनके पास घर नहीं है. और मोस्ट ऑफ देम आर दोज हु हैव बिल्ट आवर हाउसेस. ये दुविधा है हमारे देश की और समाज की. जिन्होंने घर बनाया, आज उनके पास छत नहीं है, वो सड़कों में हैं. एक टीन का बेड़ा दे करके छोटा सा घर, खोली बोलो मुंबई में, झुग्गी बोलो दिल्ली में, झोपड़ी बोलो और बंगाल में, जहां पे एक साथ आप अगर बस्ती मजदूर बस्ती में जाओगे तो एक के ऊपर एक करके, जैसे ट्रेन का जैसे बंकर होता है वैसे ही बर्थ, 1 2 2 टायर 3 टायर, वैसे ही करके लोग रहते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शिफ्ट में काम करते हैं, जो दिन में काम करते हैं वो रात को सोते हैं, जो रात में काम करते हैं वो दिन में सोते हैं. एक मकान में जितने लोग रहने का है उससे 2-3 गुना लोग ज्यादा रहते हैं, नहीं तो वो बड़े शहरों में रह नहीं पाते. हमारे देश की सरकार को ये समझना पड़ेगा, हमने हाउसिंग की बात की है लेकिन हैबिटेशन की बात नहीं की है. अभी ये लॉकडाउन के समय ये समझ में आएगा और दिखने को मिल रहा है. हमारा समाज जो चलता है, कल कारखाने जो चलते हैं, कामकाज जो चलता है, हमारा घर जो चलता है, उसमें बहुत से लोग हैं. पहले अंग्रेज के जमाने में जब बड़े बड़े अफसरों का बंगला बनाया जाता था तो फिर उनका नाई, उनका धोबी
उनके घर में काम करने वाले लोग, उनके साफ सफाई करने वाले लोग, वो कहाँ रहेंगे, उनका भी क्वार्टर बनता था। पब्लिक सेक्टर मीन्स यू डेवलप अ टाउनशिप, चाहे वो स्टील सिटी हो दुर्गापुर का, भिलाई हो, चाहे वो रेलवे कॉलोनीज हो, देयर यू मेक हाउसिंग फॉर दोज पीपल ऑल्सो हु आर एसेंशियल टू रन द मिल. Even old days jute mills, tea gardens, they have their accommodation facilities, whatever it may be. But in present days, जब हम इंडस्ट्रियलिज्म की बात कर रहे हैं, औद्योगिक की बात कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश में अंबानी जी इसी कोरोना के समय पर जो सबसे जैक मा थे, सबसे अमीर एशियन, फेसबुक के साथ एग्रीमेंट करने के बाद अंबानी जी उनको हरा करके सबसे बड़े अमीर हो गए एशिया के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं. उस समय जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो शहर को चलाने के लिए शहर में जरूरी है, गांव से आते हैं मजबूरन. एक तो उनको गांव में उनका खेती में मुनासिब कीमत नहीं मिलता अनाज का, एक परिवार खेती करके सबको पाल नहीं सकते, उनको शहरों में आना पड़ता है. और इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और हम जो रास्ता भी लिए हैं, इसमें इंटरनल माइग्रेशन बहुत बढ़ रही है. ये बरसों से कहा जा रहा है, पीपल आर कंपेल्ड टू ट्रैवल. हमारे देश में हर 6 परिवार के अंदर एक परिवार ऐसा है जिसका बच्चा, बच्ची, बहू, बेटा, बाप, माँ, कोई ना कोई दूसरे जगह में कमाने के लिए जाते हैं. तो हमारे प्रधानमंत्री लॉकडाउन की घोषणा की है, वो ये 6 परिवार के अंदर जो एक परिवार है, उनको ध्यान ही नहीं दिए, उनके बारे में सोचे ही नहीं. और ये कुछ कुछ ऐसे केंद्र है, क्योंकि औद्योगिक विकास ऐसे हुआ है कि वो कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन में जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेंटर में जाएंगे. हमारे देश के पूंजीवादी विकास में जो विषमता तैयार हुई है, उसमें हमने कुछ ग्रोथ सेंटर ऐसे बनाए हैं. पूरा देश ग्रोथ सेंटर नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बेंगलोर में आना पड़ता है काम करने के लिए, बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोगों को जाना पड़ता है भारत में, या दिल्ली में, या नोएडा में, या गुड़गांव में. मध्य प्रदेश से लोगों को जाना पड़ता है मुंबई में, बंगाल से लोगों को जाना पड़ता है केरल से लेकर कश्मीर में. और वो पहले भी आया करते थे, जहां जहां जैसे जैसे ट्रेन लाइन गया, वैसे वैसे वहां के गांव के लोग, छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में जाना शुरू किए, जिसको हम पलायन बोलते हैं. विस्थापन भी एक कारण है. और विस्थापन के वजह से जो पलायन आप बोलते हो, रोजगार के लिए गए, और वो देश उसके बगैर चलेगा नहीं. आप अभी देखो, जब लॉकडाउन हुआ, जब मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है. तो वेल्थ कौन क्रिएट करता है? जो लोग कहते हैं सनत, जो लोग कहते हैं कि पूंजी, जो लोग कहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था, जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट. ठीक ही, तो हटका पूंजी इधर दौड़ेगा, जैसे जुआ खेला जाता है. लेकिन अगर मजदूर मजदूरी नहीं करता है तो सदा नहीं बनता है. और कल हम मे डे पालन किए हैं, ये पूरे विश्व का इतिहास है. लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, जो मे डे के पहले जो शोषण था, उसके बाद मे डे से मजदूरों ने लड़ करके 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, और 8 घंटा अपना बाकी कामकाज के लिए, तफरीह के लिए. अभी ये कोरोना के समय पर गुजरात से शुरू हुआ, पूरे देश में ये चलेगा, क्योंकि गुजरात मॉडल ही बताया जा रहा है, जहां कहा गया अब बराबर कर दो, 12 घंटा काम का ड्यूटी. और सरकार ने ऑर्डर भी दे दिया. इसका मतलब है जो हमारा 24 घंटा था, इसमें 1/3 हम मजदूरी करते थे, बाकी 2/3 में हमारा हक था. आज मालिकों ने ये कह रहा है, और मोदी सरकार ये कह रही है कि इसको आधा कर दो. आपका जो 1/3 जो समय था, उससे भी वो आधा ले लेंगे, और आपका समय 12 घंटा का शिफ्ट हो जाएगा. यही शोषण होता है. दूसरा अभी क्या बोले कि छटनी करने का मौका दे दो, बड़े बड़े मालिक कर रहे हैं. फिर ट्रेड यूनियन करना बंद कर दो. तो उनको अपना मुनाफा कमाने का धंधा ढूंढ रहे हैं, मजदूरों की बात नहीं सोच रहे हैं. और इसलिए जब अचानक लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले हमारे CITU, उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी, नौजवान, हमारे पार्टी, हमारे हमदर्द लोग, जो लोग पार्टी नहीं करते, ऐसे बहुत से लोग जो मानवता विश्वास रखते हैं, वो सब लोग उतरे कि इनको जाना पड़ेगा.
क्योंकि इनके पास राशन कार्ड नहीं है, इनके पास राशन नहीं है, सरकार ने सोचा नहीं, सरकार ने थाली बजाने की बात की, सरकार ने कोरोना की विसर्जन की जुलूस निकालने की बात की, पटाखे बजाए गए, दिया जलाए गए, लेकिन ये मजदूरों के घर में क्या होगा, क्या खाएगा कौन? जो स्टेशन में चाय बेचता था, स्टेशन अगर बंद होगा तो उसका दुकान नहीं चलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री को अगर उनका अनुभव हो तो वो उसके बारे में सोचते। जो हॉकर्स है, जो छोटे-मोटे चाय दुकान में, होटल में, ढाबा में काम करते थे वो लोग, जो ईंट भट्टा में काम करते थे, जो बाकी कल कारखाने में काम करते हैं, और हमारा देश का उद्योग सनत ऐसे हो गया है कि सीधा-सीधी वो कर्मचारी मजदूर नहीं रख करके कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए रखते हैं या वो आउटसोर्स करते हैं। तो ये जो इतने लोग जो हैं, ये सरकार ने नहीं देखा जब तक वो आनंद विहार में उतरे नहीं, सूरत में उतरे नहीं, मुंबई में उतरे नहीं। और अभी आज की जो रही है, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये लौटते हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, इनको अपना घर लौटना है। और हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, कदर है, वो जानते हैं। लोग बोलते हैं हम मर जाएंगे भी तो अपने घर में मरेंगे, अपने मरेंगे, और इसलिए वो भूखे मरने से अच्छा है, बीमारी से मरने से अच्छा है अपने परिवार के पास जाना है। और स्प्लिट फैमिली है, परिवार का 2 लोग गांव में हैं, 2 लोग शहर में हैं, कोई एक जगह पर है, दूसरे जगह पर है। जब आमदनी नहीं है, वो 2 संसार चलाना मुमकिन नहीं है। इसलिए जैसे भी हो हमें लौटना है। जब ये बात हो रही थी, सरकार के कान में जू तक नहीं जा रही थी। वी आर प्राउड, आवर सीआईटी सेक्रेटरी एंड राज्यसभा मेंबर कॉमरेड करीम, he wrote letter to the prime minister. When prime minister, after meeting celebrities, after meeting sports personalities, after meeting editors, after meeting film personalities, he found time to meet the parliament members and the leaders of the oppositions. So the first occasion, CPIM, CITU, they demanded that what about our migrant laborers, their rations, goods, shelters, and how they will be able to go back. अभी कल को सरकार को जो बात समझ में आई इतने दिन बाद, वो तो हम 1 महीना पहले कह रहे थे कि इनको जाना है, घर जाना है, और कौन घर ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। अभी सरकार क्या है, लॉकडाउन के समय पर सिर्फ आदेशनामा जाहिर कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं या अनुमति रोक रहे हैं। वो पुलिस स्टेट की तरह वो कह रहे हैं कि हम किस तरह से मजबूर करेंगे। और कोरोना से लड़ने के बजाय 1 महीना बड़े-बड़े मीडिया, मजदूर जब सड़क में उतर रहे हैं, जब वो पैदल चल रहे हैं, जब चलने जाकर के मौत का शिकार हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में मर गए, घर पहुंचने से पहले बच्ची मर गई तेलंगाना से जब वो छत्तीसगढ़ आ रही थी। उस समय हमारे मीडिया अंताक्षरी खेल रहे थे। उस समय हमारे मेन लाइन बड़े-बड़े मीडिया वो सैफ अली खान का बच्चे का पॉटी हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और फिर वो सब सिलेबस के बाहर है, चूंकि मजदूरों का दर्द, हमदर्दी, ये सब उनके सिलेबस के बाहर है। वो हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, युद्ध, जंग, ये सब सीखे हैं, उनके सिलेबस था, इसलिए उनके पास नहीं था। और उस वक्त हमारे कार्यकर्ता वो घर घर पहुंचने की कोशिश किए। जहां हमारा संगठन, जितना संगठन है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में, वो सब जगह पहुंचने की कोशिश किए और अब तक पहुंच रहे हैं। सरकार कह दिया घर में रहो, उसके घर में रहने से वो खाएगा क्या, सरकार की सोच नहीं थी। सरकार ने कह दिया मास्क पहनो मजबूरन, लेकिन मास्क आएगा कहाँ, सालाबाजारी होगा। वो मास्क बना के हमने बांटने की बंदोबस्त की है, लेकिन उसमें सीमा है। तो सरकार को चाहिए था, जब बाध्य कर रहे हैं तो राशन के साथ हम राशन दुकान में सबको मास्क भी देंगे, तब वो कालाबाजारी नहीं होगा। लेकिन सरकार राशन ही देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो एफसीआई में गोदाम में चावल सड़ रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि वो चावल से अल्कोहल बना करके सैनिटाइजर बनाया जाएगा, न कि मजदूरों को दिया जाएगा। हमने ये मांग की है कि आप गोदाम का दरवाजा खोल दो, वो जो अनाज है वो जनता के बीच में दो। हमारे देश पहले से ही जो भूख के फहरिस्त है उसमें 54 से 103 नंबर में आ गए। पिछले 5-6 से भूखमरी बढ़ी है और अभी ये बताया जा रहा है कि 40 से 44% लोग
या तो नहीं खा के या आधा पेट खा करके सो रहे हैं, उस वक्त अनाज सड़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब सरकार ने कह दिया कुछ दिन पहले कि ठीक है हम 5 किलो चावल देंगे, उसके साथ दाल देंगे। फिर अभी सरकार कहे कि दाल पहुंचा नहीं है इसलिए अभी सिर्फ चावल मिलेगा। तो ये सरकार का रवैया है। उनको मालूम नहीं है चावल को दाल के साथ खाना, दाल के साथ चावल है, रोटी को दाल के साथ है। बहुत बड़ा एक का मामला है। तो इसलिए लाल झंडा, इसलिए वामपंथी, इसलिए ट्रेड यूनियन की जरूरत है कि हमारी मांग को सरकार के पास रखा जाए। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनका सीआईआई ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार को वो मशवरा देते हैं। और हमारे जब सरकारी अफसर ऐसे के एसोसिएशन के लोग आप देखें, नौजवान अफसरों ने, उन्होंने एक मशवरा दिए सरकार को किस तरह से कि बहुत बड़े जो अमीर हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स लगा दो, टैक्स लगाओ। जो कंपनी इस वक्त फैल रही है, विदेशी कंपनी, इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, उन पर कुछ सेस लगा दो और गरीब को कम से कम महीने में कुछ उसके खाते में डाल दो। जनधन योजना इसलिए घोषणा किया गया था, हम शुरू से कह रहे हैं 5,000 से 10,000 तक महीने में दो, क्योंकि जनता के पास पैसा आएगी तो वो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तभी मांग बढ़ेगा, तभी तब कलो कारखाना, दुकान बाजार फिर से चालू होगा। जनता के पास जो पैसा था वो खत्म हो गया। उस वक्त अगर लॉकडाउन घोषणा करने से पहले अगर सरकार ये कहती कि हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय दे रहे हैं, जिसको जहां जाना है वो जाओ, वो दिमाग में नहीं आया, वो नहीं दिए। और अभी परसों दिन ये कहे कि हम बस भेजो अगर स्टेट गवर्नमेंट, आप अपने अपने घर में ले जा सकते हो, अपने स्टेट में। जो संविधान से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपने हाथ को उठा ले रहे हैं। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होगा, कौन करेगा? हम पहले दिन से कहें कि ये इतने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना प्राइवेट कार या बस का जिम्मेदार काम नहीं है। इसके लिए ट्रेन है, मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर सोशल जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, द ट्रेन इज द आइडियल मोड और दैट यू कैन डू दैट। चाइना में वुहान में हुआ, मेड के एक रोज पहले से आज उसके जब लॉकडाउन उठ गया, 5 दिन का छुट्टी होता है मजदूरों का, मजदूर अपने तब के लिए जाएंगे, इसके लिए वो स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त कर रहे हैं ये लॉकडाउन के बाद लोगों को घुमाने जाने के लिए। और 72 लाख ट्रिप एक दिन में रिकॉर्ड। और हम हमारे देश में हम लाखों लोगों को हमारे ट्रेन ले जा सकती है, मालगाड़ी चल रही है, ट्रेन के मजदूर तैयार हैं, लेकिन सरकार वो नहीं सुन रही थी। वो कहे कि स्टेट गवर्नमेंट, इससे पता चलता है कि सरकार किसके लिए है। वो विदेश से हवाई जहाज कर सकते हैं लोगों को, तो अपने खास लोगों को लग्जरी बस दे करके ले आ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एमपी उनके परिवार के लोग गाड़ी करके अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जा सकते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों का कोई सुनवाई नहीं होगा। इसलिए ही संगठन की जरूरत था और इसी संगठन के बल में हमने मारते रहे, दबाव डालते रहे, हम लोगों को केस लादा गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन हम ये मांग छोड़े नहीं। और आज सरकार को बाध्य हुए, ठीक है हम ट्रेन चलाएंगे, सिर्फ बस का जिम्मेदारी नहीं। अब सवाल है, ट्रेन का जब ऑर्डर निकला तो भी आप देखो, हमने कहा कि फ्री में उनको पहुंचाओ। अगर ये 40 पहले होता तो उनके पास पैसा था मजदूरों का, आज 40 दिन में उनको उनका पैसा नहीं है, उनके पास खत्म है, वो कर्जदार हो रहे हैं, कर्ज भी उनको नहीं मिला। तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के किराए के ऊपर 20 रुपया और 30 रुपया, 50 रुपया एक्स्ट्रा लाभ दिए, सरकार को फायदा सोच रहा है। जिस तरह जब मास्क, पीपी डॉक्टरों को जरूरत था, सरकार उसके ऊपर जीएसटी घटाए नहीं, जीएसटी लगाए। उसी तरह से मजदूरोों को ट्रेन में ले जाएंगे, जब हमने कहा ट्रेन को मुफ्त करो किराया, वो के ऊपर 50 रुपया एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम लड़ और हम सरकार मनवा के रहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है उनको घर पहुंचाना। दूसरी बात, चूंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, जो स्टेट में है वो अपने लोगों को वो कह रहे हैं कि आप जाओ, हम इसको भेज रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, आप देख लो। लेकिन जो लेना है, जैसे हमारे यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, उनको लेना नहीं है, सोचते हैं वो जो लोग अपने आप निकले थे, ये मजदूरों के साथ साथ पेशेंट पार्टीज, पिलग्रिम्स,
चाहे वो अजमेर में, चाहे वो हरिद्वार में जाए, चाहे वो तिरुपति में जाए। उसके साथ स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ कुछ लोग घूमने गए थे, फंस गए यूपी में, उत्तराखंड, बंगाल के लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए, तो इनको वापस करने का जिम्मेदारी सरकार का। जो लोग खुद ब खुद आए उनको, आपको हैरान होंगे आप सुन करके, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार ने उड़ीसा के बॉर्डर में, झारखंड के बॉर्डर में, बिहार के बॉर्डर में रोक दिए पुलिस, वो अंदर नहीं आ सकते। अब उड़ीसा की सरकार बोल रहे हैं तुम जाओ, क्वारंटाइन खाली करो, और बंगाल की सरकार बोले हम तुम्हें आने नहीं देंगे। तो ये किस लिए ऐसा हो रहा है, किसकी ये जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री दोनों में बैठ के बात करना पड़ेगा कि हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। जब विदेश में फंस जाते हैं तो हमारे एयर इंडिया के भेज करके, एयरफोर्स को भेज करके हम मंगा सकते हैं। और इसलिए हमने शुरू से कहा था कि इतना बड़ा अगर एक स्टेट से दूसरे ले जाना, उसके साथ हेल्थ का जरूरत है। बेशक क्वारंटाइन की जरूरत होगी, आइसोलेशन की जरूरत होगी, टेस्ट की जरूरत होगी, इलाज की होगी। तो जो रिसीविंग है, अगर मजदूर को अगर हमें वापस करना है तो हमारे को बड़े बड़े स्टेडियम लेकर के रेल स्टेशन के नजदीक में पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि जो लोग आएंगे उनको कितना जल्दी फटाफट उनका टेस्ट किया जा सकता है। जिनको बाकी का टेम्परेचर देख सकते हैं, वो डॉक्टर्स बताएगा। ये देखिए, जब तक हम बोल रहे थे, अभी ये प्रशांत अधिकारी बोल रहे हैं कि पांडिचेरी में 65 लोग जो इलाज करने गए थे, वहां चूंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का है सेंटर, तो अब वहां रुक गए, वहां से बंदोबस्त करने से अच्छा होगा ट्रेन का। हम यही बात कर रहे थे, ट्रेन बोलछिलम चले। ये जो एक जगह से दूसरे जगह में इतने लोगों को ले जाना, जैसे ये 65 पांडिचेरी बोल रहे हैं, वैसे आसाम में कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ बिहार के लोग, वैसे बहुत ज्यादा लोग मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, पानीपत में, उधर चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, केरल में, जम्मू में फंसे हुए हैं। हम और भी कई जगह का नाम मैं नहीं बोला, लेकिन ऐसा समझना पड़ेगा सभी जगह है। और उसी तरह से बिहार के लोग हैं, उसी तरह से उड़ीसा के लोग हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो ये मास लोगों को ले जाने के लिए, जैसा ट्रेन, इंडियन रेलवेज, उसी तरह से हमारी सेना, आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, उनका ये एक्सपीरियंस है, वो ये लॉजिस्टिक बना सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसलिए जैसे इलेक्शन के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स को वो मालूम है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, जब वो ये काम कर सकते थे, क्वारंटाइन करने की जगह हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, टेस्टिंग हो, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, सरकार उस वक्त कह रही है कि नहीं, हमारे नेवी जो है वो कोस्ट एरिया में जहाजों का प्रदर्शनी करेगी और बत्ती जलाएगी। हमारे एयरफोर्स जो है वो आसमान में जो है वो उड़ान भरेंगे दिखाने के लिए, और हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल है उसमें वो ऊपर से फूल बरसाएंगे। ये जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं मोदी जी, और ये जो शो करते हैं, सर्कस करते हैं, वो अब हमारी सेना को क्यों वो काम करा रहे हैं? सेना इस तरह के इमरजेंसी में बहुत अच्छे से, अपने एफिशिएंसी से, अपने ट्रेनिंग से, अपने डिसिप्लिन से जो काम जनता के लिए कर सकते हैं, आप उसको क्यों नहीं लगा पाएंगे? अगर जो मिडिल ईस्ट में हमारे लोग फंस गए थे गल्फ वॉर के टाइम में, हमारे एयरप्लेन जाकर के उनको अगर ले आ सकते हैं, अभी ये कोविड टाइम में अगर विदेश से हम लोगों को हम ले आ सकते हैं, तो हमारे देश के अंदर लोग हैं, अपने आदमी, अपने भाई बहन, उनके लिए सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार जो हकीकत में जो परेशानी है उससे नजर को हटा करके वो तमाशा दिखाना चाहती है। पहले भी दिखाई है, मैं सीधा सीधी बोल रहा हूँ। सो इसलिए हमें मांग करना पड़ता है। और बंगाल के लिए একটা বড় সমস্যা, সবাই বলছে যে অন্যান্য রাজ্য চেষ্টা করছে, আমাদের রাজ্য হচ্ছে না। আগে কথা ছিল what Bengal thinks today, rest of India thinks tomorrow। अभी उल्टा हो गया। कल भी लोग इंतजार किए, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोलेंगे। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर के जरिए ही ये सफर तय किया जा सकता है। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে রাজ্য সরকার যে নোডাল অফিসার তৈরি ঠিক করে সে এটা,
हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गायब, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी गायब। मीडिया कह रही है कि देखो मुख्यमंत्री काम रहे, जैसे दिल्ली में करे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए एकदम पंचायत, म्युनिसिपल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट और ऑपोजिशन पार्टी सबको एक साथ मिलना पड़ेगा। पंचायत इज द आइडियल एग्जाम्पल। तो पंचायत को मालूम है कि हमारे गांव के कौन लोग बाहर है, किधर है। वो ग्रास रूट से वो डेटा कलेक्शन होना चाहिए था, और फिर सरकार पहुंचती कि उनको कैसे निकाल। बल्कि अभी उल्टा हो रहा है, जो मुंबई में है, जो दिल्ली में है, झारखंड में है, जो उत्तराखंड में है, वो आना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में आना है, वहां के पुलिस कह रहे हैं कि लो फॉर्म लो, फिलअप करो। लेकिन हमारे यहाँ से हेल्पलाइन बाद में मैं बोल दूंगा, किसी फेसबुक में भी दिया जा सकता है। बंगाल गवर्नमेंट ऑफ लेट कल एक आईएएस ऑफिसर को जिम्मेदारी देकर के नोडल ऑफिसर एक डेडिकेटेड नंबर दिए हैं। एक तो नंबर मैं आपको भी बोल सकता हूं बंगाल के लिए, 1070 এই নম্বরে ফোন করতে বলেছে। আর কিছু অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞাপন আছে, মমতা ব্যানার্জি নিজের মুখ দিয়ে বিজ্ঞাপন না দিয়ে যেটা মানুষের প্রয়োজন সেটা বিজ্ঞাপন দেওয়া उचित। जो सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं जो जनता को जरूरत नहीं है, जो उनको जरूरत है। जो जनता को जरूरत है वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते। लोग सुबह से शाम तक फोन कर रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी फोन आ रहा, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। लोग बोलेंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि सलीम भाई आप फोन क्यों नहीं उठाए। लेकिन सरकार, उनको जरूरत है उनको, लेकिन जब सरकार को सबसे ज्यादा सरकार वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, तो सरकार अपने हाथ धो रही है। चाहे ट्रीटमेंट के बारे में हो, चाहे टेस्ट के बारे में हो, चाहे सफर के बारे में। इसलिए अभी जो नोडल ऑफिसर दिया गया है, इज अ वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। I expect that he will coordinate and collect information data. यहीं पे हमारा IT इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और data is very essential. But the ruling party, be it of Bengal or Central, use this data for their electioneering purpose. They work on big data. Don't they have this data on the workers? Don't they have those people who seek to travel? And why don't they use that? Because there's no. And there's a striking contrast in Kerala. Kerala's community, state government, our party, our people, politicians, all together. Medicos, doctors, nurses, health staffs, they all came together. And they have shown how to fight Corona unitedly. Chief Minister of Kerala said, no migrant workers. ये हमारे अतिथि मजदूर हैं। सो माइग्रेंट वर्कर्स से ज्यादा हमारे मेहमान मजदूर हैं। चूंकि बहुत से ऐसे काम केरल में, जो केरल में करने की जरूरत है और बाहर से लोग जाके कर रहे हैं, इसलिए वो अतिथि, और हम कहते हैं अतिथि भाव। तो जब पूरे उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि नफ बोया जा रहा है, तरह तरह की कहानी गढ़ी जा रही है, इससे सामान खरीदो, इससे मत खरीदो, इससे बात करो, इससे मत बात करो, इसको घुसने दो, इसको मत दो। उस समय ये फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नफरत के बीज बजा रहे, उस वक्त केरल ने दिखा कि किस तरह से राशन बंदोबस्त किया सकता है। आप अगर किसी को बोलोगे लॉकडाउन में रहना है तो आपको उनके घर में खाना पहुंचाना है, भाषण नहीं राशन चाहिए, ये लोग का मांग था। और केरल हमको दिखाए, जो योगी जी केरल के सरकार को जाके वहां के हेल्थ के बारे में भाषण दे रहे थे, आज वो उत्तर प्रदेश का हालत क्या आप देखो। एक केला के लिए लोग जैसे जानवरों की तरह, भेड़ की तरह रखा गया, चाहे इलाहाबाद हो चाहे आगरा हो, जो क्वारंटाइन का सामने आ रहा है। बंगाल में हमारी स्थिति और भी हुई है। उस वक्त आपको जो गुड प्रेक्टिसेस है उसको सराहना पड़ेगा। जो अंधभक्त है उनको भी मैं कह रहा हूं कि अंधविश्वास का मामला नहीं है, ज्ञान है, विज्ञान निर्भरता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, और उसके साथ जो हेल्थ गाइडेंस है, चाहे हु हो, चाहे आईसीएमआर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, जो कह रहे हैं उसके मुताबिक। एंड हाउ दे ऑर्गेनाइज कियोस्क्स ओवरनाइट फॉर टेस्टिंग, highest number of tests conducted in Kerala. The result is everybody to see. सबसे ज्यादा वहां पे लोग बीमारी से बाहर निकल कर आए।
सबसे कम मौतें हुई, सबसे पहले वहां केस आया और सबसे पहले वहां पे लोग उसको निपटे। और हैट्स अप टू देम। अभी जब आज से सफर शुरू हुआ मजदूरों का घर वापस जाने का, तो हमने देखा किस तरह को अलविदा कर रहे हैं वहां के लोग, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, मंत्री, एमपी। खाने का पैकेट, दवाई, खिलौना वो दे करके उनको विदा कर रहे हैं। ये इंसानियत है। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, अगर इंसानियत को बढ़ाना है तो इंसान को इंसान समझना है और इंसान की तरह व्यवहार करना है। जो सांप्रदायिकता की जो विष है, जो पॉइजन है, वो इंसान को हैमान बना रहा है और वो जहरीले दिमाग से अच्छा सोच सकते। और इसलिए वो जो काम पहले करना चाहिए था वो काम नहीं किए। जब क्वारंटाइन का अरेंजमेंट करना चाहिए था, अस्पताल का अरेंजमेंट करना चाहिए था, टेस्ट का किट का अरेंजमेंट करना चाहिए था, उस वक्त नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। जब लोगों को बचाने की बात थी उस वक्त दिल्ली में फसाद करवा करके, हंगामा करवा करके लोगों को मारने की बंदोबस्त कर रहे थे। जब लोगों को राशन की जरूरत थी उस वक्त भाषण दे रहे थे। अब जब लोगों को सफर की जरूरत है उस वक्त कह के चलो हम अपने हाथ उठा लिए, स्टेट अपने अपने तरफ से देखो। तो ऐसा नहीं होता। एक संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दो, ट्रेन, उसके साथ साथ रेलवे डिपार्टमेंट से पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म फोर्स के अंदर जो लॉजिस्टिक्स, जो कोऑर्डिनेटर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल करके इस मासिव ड्राइव ट्रांसपोर्टिंग vast number of people who are already pauperized, जिनको गरीबी सीमा के नीचे ढकेल दिया गया, जो भूखे हैं, जो परेशान हैं, जो डिप्रेस्ड हैं। एक मानसिक दबाव होता है, हम आप सबको भी कहेंगे कि उस मानसिक दबाव से ऊपर उठना पड़ेगा। सबको एक साथ मिलकर के बचना। जो लोग इतने दिन तक ये कह रहे हैं हम अकेले बचेंगे, अपनी बचले बापेर नाम, ताদের বুঝতে হবে एका बाँचा जाबे ना। सेंस लाना चाहिए। इसलिए चाहे चीन हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे क्यूबा हो, जहां समाजवादी व्यवस्था है, लोगों को ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हमें तो देखिए चाइना के सीमा पर लगे हुए जगह है, लेकिन सबसे कामयाब दिखाया गया कि पूरे दुनिया के अंदर वो किस तरह से इससे निपटे। और आपने देखा कि चल के एटीएम खोल दिए हैं कि नल खोलो और चावल लो, बाकी जरूरती सामान पूरा करो। तो ये जो पूंजी है, पूंजीवाद है, वो मुनाफा के लिए काम करता है। वो इंसान को भी अपना मुनाफे का, कमाने का, धंधा का एक औजार समझता है। लॉकडाउन है, जब कारखाना बंद है, काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो जो मजदूर काम करते हैं उनके बारे में कुछ खत्म। मैं जैसे कहा आपको 80% लोगों को पिछले महीने चाहे के मजदूर हो, छोटे कारखाने के हो, चाहे बड़े बड़े कारखाने के हो, बड़े कंपनी के मजदूर आपने देखा आईआईटी बनाने के काम में लगे हुए थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तनख्वाह पगार नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री बोल करके खामोश। अगर कनाडा के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि मजदूरों को आप तनख्वाह दो, अगर छोटा मोटा कारोबार आप अगर तनख्वाह दे नहीं सकते, बाकी सरकार देगी, हम क्यों नहीं दे सकते? हम मेहुल चोकसी और विजय माल्या का कर्ज माफी कर सकते हैं, हम किसानों का कर्ज माफी नहीं कर सकते? हम किसानों का खाद का कीमत बढ़ा रहे हैं इस वक्त में, हम जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये सरकार की सोच आपके सामने आ चुका है और इसलिए हम समझते हैं कि जब परेशान हैं आप, परेशानी को वही समझ सकते हैं जो बाकी परेशान ज़्यादा लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं दुनिया के मजदूर एक हो। जो मजदूरी करके जिनको खाना है, कमाना है, उनको इकट्ठा होना है। ये लॉकडाउन के समय भी आपने देखा, जो जहां पड़े हुए फंसे हुए हैं वो एक साथ हैं और एक साथ मिलकर के बचने की कोशिश किए हैं। हमारे तरफ से जो भी कोशिश हुआ है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आस के इलाके में हो, चाहे हरियाणा में हो, जैसे मैं कहा हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। अभी बहुत से लोग हैं जिनके पास हम पहुंच नहीं पाए। अभी हम 1 महीने से दवा देते देते अब ट्रेन का वो मान लिए हैं। परसों दिन तक नहीं माने थे। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको कह रहा हूँ, आप जो 2 दिन पहले सरकार सोच नहीं पाए थे ट्रेन चलाना है, मजबूर हुए हैं। और ये सड़क में उतर कर मजबूरन
फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद जब मरता क्या नहीं करता, मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में, वो, और उनको अपनी आवाज को बुलंद करना है, चीखना है, उस आवाज के साथ अपनी आवाज को शामिल कर रहे हैं। और फिर हुकूमत से ये ट्रेन का किराया मुफ्त करना पड़ेगा फंसे हुए मजदूरों के लिए, फंसे हुए लोगों के लिए। और राज्य सरकार को আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি করেছি যে দ্রুত আপনারা এই ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে ব্যবস্থা করা দরকার, এবং মানুষের মধ্যে যে ভয় আছে সেই ভয়টাকে দূর করতে হবে। সব মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা করোনা রোগ আক্রান্ত নয়, তারা এখনো সে রোগী নয়, কিন্তু একটা ধর্মের সঙ্গে আরেকটা ধর্মকে যেমন বলা হচ্ছে, একটা রাজ্যের সঙ্গে একটা রাজ্যকে বলা হচ্ছে, একটা ভাষার সঙ্গে একটা ভাষাকে বলা হচ্ছে। উড়িষ্যা বলছে বাংলা লোকেদের থেকে এসছে, মমতা ব্যানার্জি বলছেন বাংলাদেশের লোক এসছে, অন্যান্য রাজ্যে বলবে আমার যারা মাইগ্রেন্ট আছে। अरे जो जो कबाड़ी है वो अगर नहीं रहेगा तो आप नए चीज नहीं बना पाओगे, अगर पुराने चीज को कोई खरीद कर नहीं ले जाएगा और रिसाइकिल करता है तो। हमारे अगर हॉकर्स नहीं होंगे तो ट्रेन में आप सफर नहीं कर पाओगे, आपका जरूरती सामान अगर कोई नहीं बेचने वाला होगा तो। हमारे अगर मजदूर नहीं होंगे तो आपका मकान नहीं बनने वाला, मकान रंग नहीं होने वाला। हमारे जो घर में काम करने वाली बाई आप जिसको कहते हैं, जो हमें मदद करती है रोजाना सुबह से, अभी लॉकडाउन के समय आप देखे हैं, अगर वो नहीं रहती है तो घर में कितना परेशानी होता है। हमें करना है तो उनको साथ लेकर के जीना है, और इसलिए हम उन्हें मौत के कगार पर ढके नहीं सकते। हमारे बच्चों को हमारे घर में वापस लाना है, ঘরে ফেরানোর দাবিকে আমাদের জোরদার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা বাধ্য করব, যেমন প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বাধ্য করেছি চালানোর ব্যাপারে, কিন্তু রেল দপ্তরকে বাধ্য করতে হবে যাতে তারা ভাড়ার উপরে জোর না দেয় এবং সবটা রাজ্য সরকার ছেড়ে না দেয়। আর রাজ্য সরকারকে বলবো, মুখ্যমন্ত্রীকে, যে আপনি অনেক অব্যবস্থা করছেন, এখন অন্তত কিছুটা মাথা করে ব্যবস্থা ঠিক করুন, ঘরের ছেলে মেয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনুন। তার জন্য আমরা সবাই সব রকমের সহযোগিতা করতে রাজি আছি। আপনাদেরও বলবো, দুঃসময় দুর্দশার সময় আপনারা অনেক কষ্ট করছেন, অনেক অসুবিধার মধ্যে আছেন, কিন্তু মধ্যেও যতটা সম্ভব ভালো থাকার চেষ্টা করুন, ভালো রাখার চেষ্টা করুন। আসলে জনমুখী সরকার, জনবিরোধী সরকার, এটা শুধু স্লোগান নয়, কাজের মধ্যে। আর যখন আপনি কষ্টে আছেন, অসুবিধে আছেন, দুঃখে আছেন, দুর্দশায় আছেন, তখনই বন্ধু এবং আপন সেটা চেনা যায়, একের পর সেটা চেনা যায়। ধন্যবাদ, নমস্কার, আদাব, সালাম। সবাইকে লাল সালাম। Let's salute to you all. Thank you, comrade. I tried to speak something in Bengali also because Bengalian workers are in totally disarray, and मैं हिंदी में भी बोला, और ये समस्या पूरे देश का है, देश के हर प्रांत के लोगों का है। हम एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के खिलाफ, एक मजदूर के खिलाफ दूसरे को अगर आप खड़े करोगे तो आप परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगा। सब मजदूर को इकट्ठा होकर के ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। लाल सलाम। हेलो हेलो।